Okay, people, so we are seeing this chapter of national income. और नेशनल इनकम में एक टर्म आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली होता है आपका जीडीपी. और जीडीपी होता क्या है? द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो एकदम जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू. ठीक है, विच आर प्रोड्यूस विद द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. अब ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज मतलब क्या होती है? देखो, इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज बेसिकली व्हाट? इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, क्या क्या चीजें हो जाएंगी इसमें? देखो, ज्योग्राफिकल टेरिटरी आती है, एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. ठीक है, तो ये सारे आपका सर्कुलेट हो रहा है फ्रीली. एंड इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स. ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं भाई साहब. ठीक है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस राइट्स. ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में. तो आपके जो फिशिंग वेसल्स हैं वो आपके ज्योग्राफिकल वाटर्स में ही होना चाहिए. जैसे इंडिया को सराउंड करता हुआ उसका एक टेरिटोरियल वाटर है, उसमें जब तक वो भाई साहब फिशिंग करे या कुछ भी करे, कोई बाहर का कंट्री उसको कुछ नहीं बोल सकता. ठीक है, सो दीज आर नोन एज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस राइट्स. उस टेरिटोरियल वाटर में, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में जो टेरिटोरियल वाटर है, मतलब ओशन का जो रीजन है, उसमें से वो तेल निकाले या कुछ भी करे, वो उसका राइट्स है. ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस राइट्स. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, तो आपके जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं, दीज आर देयर. पॉलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, हर एक कंट्री का अपना ओशन का एक हिस्सा होता है, सी का एक हिस्सा होता है. सो दीज आर नोन एज टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूडिंग एंड एयर स्पेस. तो अगर हम इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, दीज आर द फैक्टर्स दैट विच फॉर विच वी नीड टू हैव अ क्लैरिटी. ओके, एम्बेसीज, एम्बेसीज मतलब समझते हैं, हर एक कंट्री का एक एम्बेसी ऑफिस होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द कंट्रीज with which India is doing trade or with which India has connections will have their offices in India. पाकिस्तान की भी एम्बेसी इंडिया में है. ठीक है, so these are basically known as embassies. जो आपका वीजा वगैरह का अप्रूवल वगैरह होता है वो सब वहां पे होता है, ट्रेड लिंक्स वहां पे डिस्कस होते हैं. These are diplomats basically, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. ठीक है, हर एक कंट्री का एक एम्बेसी, जैसे हमारा इंडिया का भी एम्बेसीज अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है. ठीक है, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा, ये सारे आपके ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में आ जाते हैं. तो मतलब कोई फॉरेन नेशनल, पाकिस्तानी ऑफिशियल जो एम्बेसी में है, इंडिया के एम्बेसी में है, वो भी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया है. ठीक है, तो वो जो कंज्यूम कर रहा है, वो जो उसके जो खर्चे हैं वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, या माइनस होगा या प्लस होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, पाकिस्तान का कोई इंसान या अमेरिका का कोई इंसान, जो एम्बेसी ऑफिस होती है, अभी इस एम्बेसी के ऑफिस में बहुत सारे ऑफिशियल लोग होते हैं, इनकी पगार होती है भाई साहब. ठीक है, ये सारा सब कुछ कौन मेंटेन कर रहा है? इंडिया. मतलब इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ये सब चल रहा है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दीज आर बेसिकली एम्बेसीज. देन वी हैव कंसल्टेंट्स, देन वी हैव मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा. ठीक है, वन एक्सेप्शन वेयर गुड्स कैन नॉट बी मूव फ्रीली, यहाँ पे गुड्स कैन नॉट मूव्ड फ्रीली इज एम्बेसीज. यहाँ पे भाई साहब फ्रीली गुड्स मूव नहीं कर सकती हैं. ठीक है, ओके, बिकॉज यूएस एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो देखो, जैसे यूएस का एक एम्बेसी ऑफिस इंडिया में होगा, इंडिया का एक एम्बेसी ऑफिस यूएस में होगा. ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग होंगे दे विल बी मेंटेन्ड बाय यूएस ऑफिशियल्स. ठीक है, ये यूएस उनका केयर टेकर होगा. सो यूएस एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द यूएसए, नॉट ऑफ इंडिया. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? इसी तरह से इंडिया के जहां पे भी एम्बेसी ऑफिसेज होंगे, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, नॉट दैट पर्टिकुलर कंट्रीज टेरिटरी. हालांकि ज्योग्राफिकल बाउंड्री अगर हम देखें तो भले ही उस कंट्री में वो एम्बेसी ऑफिस होगी, लेकिन इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया. क्या ये समझ में आ रहा है? एम्बेसीज के बहुत सारे काम होते हैं. ट्रेड लिंक्स को देखते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, देन वी बेसिकली अप्रूव वीजास. ठीक है, बिजनेस डील्स अप्रूव करते हैं, बहुत सारी तमाम चीजें हैं. ठीक है, ओके. इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन is a part of economic territory of India, just as American embassy in India is a part of economic territory of America.
इन द सेम वे इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इन अमेरिका। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? Okay, now citizen. What is a citizen? Citizenship is a legal concept based on the place of birth, the person, or some legal provision allowing a person to become a citizen. तो एक legal concept है basically, ठीक है? Citizen होता कौन है? एक legal concept है। आप भारतीय हैं तो इसके लिए आपको कोई legal stamp की जरूरत नहीं है। The moment you move out of India, then your citizenship matters, ठीक है? तो आप कहाँ के citizen हैं? आपके पासपोर्ट में वो सिटीजनशिप रहेगा, ठीक है? ओके, सो देयर इज बेसिकली अ लीगल स्टैम्प दैट विल बी डन। तो सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन। जैसे हम इंडियन हैं तो ऑब्वियसली हमारा इंडियन सिटीजनशिप होगा, ठीक है? एंड और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। कभी कभी अगर आप अमेरिका में बहुत दिनों तक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो आपको सिटीजनशिप ग्रांट कर देती हैं, ठीक है? जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैव वर्चुअली बिकम देयर सिटीजन्स, ठीक है? बहुत सालों से आप हैं तो ऑब्वियसली आपने उनके लिए काम किया है, उस कंट्री के डेवलपमेंट में काम किया है, सो यू बिकम अ सिटीजन सर्टेन प्रोविजंस के अंडर, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कनाडा का वीजा बहुत जल्दी अप्रूव होता है, या ऑस्ट्रेलिया का वीजा बहुत जल्दी अप्रूव होता है, या न्यूजीलैंड का वीजा बहुत जल्दी अप्रूव होता है। व्हाई? बिकॉज आप वहाँ के लोग, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम है कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे लोग आए और लोग आकर कमाकर चले ना जाएं, वहीं पे बस जाएं, ठीक है? सो दे वांट पीपल टू कम विद देयर फैमिलीज एंड स्टे देयर। तो इसीलिए अगर आप कभी भी वीजा अप्रूवल के लिए जाओगे, वर्क वीजा अप्रूवल के लिए, तो समझ लो अपना राहुल मात्रे है भाई साहब, ठीक है? अभी लेट्स से ही इज अ ग्रेजुएट, ठीक है? व्हाटएवर ही हैज डन अ ग्रेजुएशन इन, उसको मिलते हैं कुछ 20 पॉइंट्स। अभी राहुल मात्रे की भाई साहब वाइफ है, ठीक है? तो हिज स्पाउस, ठीक है, शी इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट, एंड द मोमेंट शी इज अ ग्रेजुएट एंड शी इज रेडी टू मूव अलॉन्ग विथ हिम, ऑटोमेटिकली उसके कुछ 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। मतलब यू नीड सम 30 और पॉइंट्स टू क्वालिफाई फॉर अ वर्क वीजा, सो ये फटाक से 30 पॉइंट्स मिल जाएगा। अभी यही चीज अगर राहुल मात्रे को अकेले में करना है तो मतलब उसके 20 पॉइंट्स हुए उसके ग्रेजुएशन में, प्लस कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्लस कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उसके वर्क एक्सपीरियंस में, प्लस कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उसके इंटरनेशनल एक्सपोजर में। ये सब जाकर मिलाकर 30 तक पहुंचना बहुत ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन राहुल मात्रे अगर किसी ऐसे के साथ शादी कर लेता है, शी इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट एंड शी इज प्लानिंग टू रिलोकेट टू ऑस्ट्रेलिया, देन स्ट्रेट अवे ही गेट्स 10 पॉइंट्स, तो इसका भाई साहब 30 पॉइंट्स मिल गया। सो इस तरह से आपके सिटीजनशिप को कुछ कंट्रीज अफोर्ड कर रही हैं, या कुछ कंट्रीज मतलब देयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज सो लेस, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतना कम है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वहां से लोग आए, ठीक है? ओके, सो अलग ही भाई साहब रवैया चल रहा है इनका। तो सिटीजनशिप इज बेसिकली सम प्रोविजंस। नाउ यू आर एन इंडियन सिटीजन, ओके? रेजिडेंट, अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he or she lives, ठीक है? रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क है। तो सिटीजन क्या होगा? सिटीजन बेसिकली बर्थ से कोई कहीं का सिटीजन हो जाता है, या अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं का सिटीजन हो जाता है। लेकिन रेजिडेंट हम क्या बोलेंगे? वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसी बिजनेस पर्पस के लिए जब आप किसी कंट्री में रहते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाहर की कंट्री हो, तब हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट, ठीक है? देयर इज एन सेंटर, आपका क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब आप किसी बिजनेस पर्पसेस के लिए हैं वहां पे, ठीक है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दैट इज बेसिकली वेयर शी लिव्स। तो समझ लीजिए आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड दे आर परमानेंटली स्टेइंग, ठीक है? तो ये क्या हो गया? दीज आर रेसिडेंट्स, दीज आर नॉट Indian citizens, but these are residents. Similarly, many Indians are staying in foreign countries. They will be the residents of those countries. ठीक है? Okay. So, will the following be treated as a resident of India or other country? So, let's look at the question here. ठीक है? An Indian citizen living in Singapore for business, resident होगा या citizen? रेजिडेंट, ओके, चलिए देखते हैं। रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर, ठीक है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज देयर इन सिंगापुर, आर वी क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब। एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, भाई साहब इंडियन ही है, सिटीजन मतलब
वो पूरा पूरा भारतीय नागरिक है, वर्किंग इन यूएसए, ठीक है, एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, यूएस एम्बेसी है लेकिन वो इंडिया में लोकेटेड है, व्हाट विल ही बी, अ रेसिडेंट और अ सिटीजन? सिटीजन, ओके, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ स्टूडेंट फ्रॉम जापान फॉर एजुकेशन इन इंडिया, रेसिडेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रेसिडेंट ऑफ जापान, ठीक है, ओके। इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years फॉर द स्टडीज, सो दिस विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब, ब्रिटिश एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन लंदन, ब्रिटिश एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन लंदन। पहले देखो देखो इस चीज को समझो, ब्रिटिश एम्प्लॉय है मतलब यहां पे सिटीजन कहां का हुआ भाई साहब, सिटीजन कहां का हुआ भाई साहब, ब्रिटिश सिटीजन हो गया, ठीक है। वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी किसका प्रॉपर्टी है? इंडियन टेरिटरी का प्रॉपर्टी है, ऑल्दो इट इज लोकेटेड इन लंदन बट दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन, इट इज एन इंडियन टेरिटरी। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रेसिडेंट ही तो हो गया, भले ही वो अपनी कंट्री में है लेकिन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट। सिमिलरली यहां पे भी देखो, यहां पे भी एक और था ना, एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। यूएस एम्बेसी किसकी प्रॉपर्टी है? यूएस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब यूएस टेरिटरी मानेंगे, यूएस एम्बेसी को हम यूएस टेरिटरी मानेंगे ऑल्दो इट इज लोकेटेड इन इंडिया। सो इसका मतलब क्या हो गया, इंडियन आदमी कहां पे है? यूएस में है। अगर इंडियन आदमी यूएस में है फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वी विल से दैट ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलर यहां पे भी हो रहा है, देखो, ब्रिटिश एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, तो ये ब्रिटिश सिटीजन हो गया, इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई, भले ही वो लंदन में लोकेटेड है, ठीक है, सो विल बी नोन एज अ रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, नाउ विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बोथ बाय रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो आपका भाई साहब इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज वगैरह इस पे डिपेंड करता है कि भाई साहब प्रोडक्शन कहां पे हुआ है, बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट्स, ये जो प्रोडक्शन के यूनिट्स है ये कहां पे लोकेटेड है, ठीक है, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बोथ बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ओके। सो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स इंडिया प्रॉफिट्स इन इंडिया, टाटा मोटर्स इंडिया प्रॉफिट्स इन इंडिया, भाई साहब ये हो गया आपका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। होंडा मोटर्स जापान प्रॉफिट्स इन इंडिया, क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, होंडा मोटर्स इज बेसिकली अ कंपनी ऑफ जापान, दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इन इंडिया। ये पैसा कहां कमा रहे हैं? इंडिया में कमा रहे हैं, लेकिन जब तक इंडिया के टेरिटरी में भाई साहब धंधा हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है? भले ही मुनाफा वो कमा रहे हैं लेकिन जब तक प्रोडक्शन और सेलिंग इंडिया के टेरिटरीज में हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, टाटा मोटर जो इंडिया का ही कंपनी है, वो जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी प्रॉफिट कमा रहा है इंडिया में, वो तो इंडिया का होगा ही, प्लस बाहर की कंपनी भी जो धंधा इंडिया में कर रही है, जब तक इंडिया के बाउंड्रीज में कर रही है, इट विल बी अ प्योरली डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया। Honda Motors Japan profits in India, again this will be domestic income. Tata Motors India's profits in India, this will also be a domestic income. Clear clear clear? बहुत बढ़िया भाई साहब। नेट फैक्टर इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बहुत जरूरी है भाई साहब, ठीक है, इसको समझिए। नेट फैक्टर इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इंडियन रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब बाहर, इंडिया के बाहर है ना, रेसिडेंट हो गया, ये इंडिया का सिटीजन है लेकिन इंडिया के बाहर है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्न फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम भाई साहब क्या होता है? आपका जो आपका वेजेस होते हैं, सैलरी होती है, उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम लाइक रेंट, सैलरी, ठीक है, प्रॉफिट्स, व्हाटएवर ही इज अर्निंग, ठीक है। इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्निंग फैक्टर इनकम। समझ लीजिए भाई साहब, कोई इंडियन रेसिडेंट है बाहर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसने अपना प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, ठीक है। कोई इंडियन रेसिडेंट है बाहर है, वो एक जॉब पे है, उस पे उसको सैलरी मिल रही है। कोई इंडियन रेसिडेंट बाहर है, उसने कोई कंपनी खोली है, उसको प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं।
कोई इंडियन रेसिडेंट बाहर है, उसने किसी चीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वहां पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच ही इज गेटिंग पेड और अर्निंग मनी, ठीक है। तो इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्निंग फैक्टर इनकम इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम टू एंड फ्रॉम। पैसा बाहर देना या पैसा बाहर से लेना, दोनों आपके नेट फैक्टर होंगे, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम टू और फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये सारे हो गए। फॉरेन रेसिडेंट, फॉरेन रेसिडेंट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, बाहर का आदमी वर्किंग इन इंडिया एंड अर्न फैक्टर इनकम। अभी ये अगर कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे रेंट, सैलरी, इस ये भी उसी तरह से कर सकता है भाई साहब इनकम, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत जरूरी है भाई साहब, ये फॉर्मूलाज याद रखिए, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये, ठीक है, कि बाहर कोई आदमी है वो जो कमा रहा है, ठीक है, हमारा ही बंदा इंडियन कोई बाहर है वो जो कमा रहा है, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी जो बाहर का बंदा इंडिया में है वो जो कमा रहा है वो कहां जाएगा, इंडिया में रहेगा या बाहर चला जाएगा? नहीं, इंडिया के अंदर जो इंसान है, फॉरेनर है कोई, वो जो पैसे कमा रहा है वो अपने देश ही लेकर जाएगा ना। सो इज दैट एन इनकम फॉर इंडिया? नो, दैट मनी विल गो आउट ऑफ इंडिया। हमारा बंदा जो बाहर है, ठीक है, जो बाहर किसी कंट्री में है, जो अर्न कर रहा है, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, वेयर विल द मनी कम टू? इंडिया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम होता क्या है भाई साहब, आपका टोटल इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हो गया आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच मीन्स अ रेसिडेंट इंडियन स्टेइंग इन एन अब्रॉड कंट्री एंड अर्निंग फैक्टर इनकम from salary, rent, whatever, profits, interest, etc. This minus a person who is staying in India and earning, because this money is going to go out of India, ठीक है। So factor income from abroad ये हमारे लिए इनकम हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये पैसा तो भाई साहब हमसे चला जाएगा ना, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो आपका देखो डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको हम लेस कर देंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब यहां पे जो रेसिडेंट है, फॉरेन रेसिडेंट स्टेइंग इन इंडिया एंड मेकिंग मनी, दिस इनकम विल बी माइनस। भाई साहब ये तो हमारा पैसा रहेगा नहीं, हमने उसको दिया पैसा, लेकिन वो तो अपने देश में लेकर जाएगा ना, तो ये आपका लेस हो जाएगा। हमारा जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये लेस हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल गिव अस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ओके। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये भाई साहब आपका लेस हो गया, ये तो चला गया भाई साहब, पैसा कमाया इसने और ये चला जाएगा, ठीक है। सो दिस हैज टू बी लेसेंड, ठीक है, दिस हैज टू बी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो बंदा भाई साहब बाहर बैठा हुआ है वो जो अर्न कर रहा है वो इंडिया में भेजेगा, ठीक है, तो आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड हो जाएगा। दिस विल बी सबट्रैक्टेड एंड दिस विल बी साइमल्टेनियसली एडेड, दिस कम्स टू इंडिया, ठीक है, क्लियर, ओके। सो आपका नेशनल इनकम में ये, तो नेशनल इनकम ओनरशिप, अभी हम ओनरशिप में आते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द रेसिडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, आपका जो रेसिडेंट इन कॉन्ट्रीब्यूशन है टू प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो हम ओनरशिप की बात करेंगे, ठीक है। टाटा मोटर्स इंडिया प्रॉफिट्स इन इंडिया, ठीक है, तो भाई साहब यहां पे समझ लो टाटा मोटर्स है, इन्होंने गाड़ियां बनाई, जो भी बनाया, और इन्होंने प्रॉफिट कमाया इंडिया में ही, ठीक है, ओके। देन वी हैव समथिंग फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, मतलब कैसा हो जाएगा, देखो होंडा मोटर्स प्रॉफिट्स जापान इन इंडिया, ठीक है, तो इसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये किसका है, जापान का कंपनी है, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये बाहर जाएगा भाई साहब, दिस विल बी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी नेट फैक्टर इनकम,
नेट फैक्टर इनकम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, सो नेशनल इनकम भाई साहब, नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम दिस विल बी बेसिकली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे तो आपका नेशनल इनकम का आ जाएगा, है ना? ठीक है, सो दिस विल बी, लेट्स से अगर आपका ये 60 है, डोमेस्टिक इनकम आपका हिसाब 2000 है, ठीक है, तो आपका नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? देखो क्या क्या देश के पास पैसा आया, सिंपली सोचिए इसको। नेशनल इनकम में क्या क्या आ गया? आपका डोमेस्टिक इनकम कितना दिखा है? 2000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिखा रहा है? 60, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिखा रहा है? 50, मतलब ये वाला आपका माइनस होगा। डोमेस्टिक इनकम, प्योर डोमेस्टिक इनकम, मतलब इंडिया में जो टेरिटरीज हैं उसके अंदर 2000 का धंधा हुआ, ठीक है, तो नेशनल इनकम भाई साहब क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल इनकम विल बी ऑब्वियसली डोमेस्टिक इनकम, इसको तो इंक्लूड करेगा ही। आपके इंडिया के टेरिटरीज में जितना भी धंधा हो रहा है उसके वजह से जो भी डोमेस्टिक इनकम होगा वो तो होगा ही नेशनल इनकम, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, ये जो नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस विल बी इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्लियर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ओके, सो आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेट्स से 50 है, ठीक है, तो आपको ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड, ये आपका -30, यहाँ पे 2 होगा, इट इज 2 अब्रॉड, ठीक है, दिस विल बी -30, इसको हम लेस कर देंगे तो आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -20, ठीक है, तो आपका कितना हो गया भाई साहब? ऐड नेट फैक्टर, यार चेंज ही नहीं है। ठीक है, देखो जो सबसे डेकिन को छोड़ दो, डेकिन का फैक्टर छोड़ के देखो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो आपका देखो मार्केट प्राइस आपके नेशनल इनकम में ऐड होगा और फैक्टर कॉस्ट आपके नेशनल इनकम से भाई साहब लेस होगा, ठीक है, नेशनल इनकम से लेस होगा। फैक्टर कॉस्ट में सारी चीजें आती हैं। इंटरेस्ट, भाई साहब आपने बिजनेस डाला तो बिजनेस डालने के लिए आपने लोन लिया, लोन लेने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, या आपने भाई साहब शेयर होल्डर से पैसे लिए तो शेयर होल्डर्स को वो पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट जो आपसे जाएगा। वेजेस मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब? जो आपके फैक्ट्री में लोग काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, दैट विल बी बेसिकली वेजेस, इट विल बी गोइंग आउट। ओके, रेंट, आप जहां पे अपना बिजनेस चला रहे हैं उसके लिए रेंट देना पड़ता है, ठीक है, अगर आपका वो नहीं हुआ तो। प्रॉफिट, ठीक है, देखो प्रॉफिट क्यों जाएगा आपसे? प्रॉफिट को आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा आपके शेयर होल्डर्स के बीच में, दैट प्रॉफिट विल बी बेसिकली शेयर, ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हमेशा माइनस होगा और मार्केट प्राइस हमेशा प्लस होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस हमेशा प्लस होगा, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन, तो देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है? टैक्सेस रेजेस द मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। किसी भी गुड्स या सर्विस पे जब हायर अमाउंट ऑफ टैक्स लगाते हैं तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, है ना भाई, आपका लोकल टैक्स एक्सेट्रा जो लगता है, ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट पे जब आप टैक्स लगाते हैं तो उसका मार्केट प्राइस इट विल इंक्रीज, ठीक है, इट विल इंक्रीज। तो टैक्सेस रेजेस द मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। सब्सिडी रिजल्ट्स इन कटिंग इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। अभी गवर्नमेंट क्या करती है भाई साहब? सब्सिडी देती है अलग अलग चीजों पे, सब्सिडी मतलब छूट, ठीक है, तो जैसे फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है तो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर के परचेज पे
किसानों को छूट देती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। गवर्नमेंट के बहुत सारे सब्सिडी के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जो टैक्सेस है वो प्राइस को बढ़ाता है और सब्सिडी क्या करता है, प्राइस को कम करता है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएगा, जो टैक्स है उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दो, है ना भाई साहब। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू टैक्स माइनस सब्सिडी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। भाई साहब टैक्स क्या करेगा, मार्केट प्राइस को बढ़ाएगा, और सब्सिडी क्या करेगा, मार्केट प्राइस को गिराएगा, ठीक है। तो इसीलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या हो जाएगा, द टोटल टैक्स विच इज असेस्ड माइनस द सब्सिडी विच इज एप्लीकेबल, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस, डिक्रीजेस द मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये हो गया आपका नेशनल और डोमेस्टिक। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया आपका एनएनपी, इसको हम लिखते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कहां से जनरेट होता है, यहां पे मतलब जो अपना इंडियन रेसिडेंट बाहर से अर्न कर रहा है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस नेशनल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस होगा, ठीक है, नेट डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस होगा, ठीक है, ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी इधर भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा आपका, बोलो 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 भाई साहब, डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ये हो गया आपका एनएनपी एट एफसी, ये हो गया आपका जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, सो ये डेप्रिसिएशन इधर भाई साहब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें डेप्रिसिएशन भाई साहब प्लस हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे क्या हुआ था भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और जीडीपी एट एमपी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसको अगर ऐसे देख लो भाई साहब, एनएनपी नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी विल बी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर है, ओके। तो नेशनल इनकम बेसिकली है क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एमपी, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा था, एनएनपी एट एमपी देखा, अभी आप देखोगे भाई साहब एनडीपी एट एमपी, ठीक है। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स within the domestic territory of a country in a year's time less consumption of fixed capital depreciation, ठीक है। तो market value of final goods and services produced by the residents within the domestic territory of a country in a year's time minus consumption of fixed capital, consumption of fixed capital depreciation, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई साहब, जीडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट एमपी, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी,
ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री आफ्टर अलाउइंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपका जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, प्लस एनएनपी एट एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये भाई साहब आपका होगा क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट एमपी। तो आपका भाई साहब एनएनपी एट एमपी हो जाएगा ये, ठीक है। जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस विल बी इक्वल टू एनएनपी। तो आपका एनएनपी एट एमपी दिस विल बी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम। तो ये हो गया आपका एनएनपी एट एमपी, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the residents of a country operating both in domestic territory and outside the country at their factor cost, ठीक है। GDP at MP minus depreciation plus net factor income from abroad minus net indirect taxes। तो NNP ये हो गया आपका NNP at FC, this will be equal to GDP at MP, ठीक है, minus depreciation plus net factor income from abroad माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये हो गया आपका एनएनपी एट एफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विल बी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड एनडीपी एट एमपी। नेट एक्सपोर्ट्स, यस, नेट एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, net factor income from abroad are not included because NDP pressures domestic product only. Consumption of fixed capital, consumption of fixed capital is a net included because net is given, ठीक है। इसमें भाई साहब हम देखेंगे क्या क्या है। So देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। अभी जैसे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, देखो, नेशनल इनकम एनएनपी कैलकुलेट करना है, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट दैट इज आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपका जीडीपी एट एमपी आपको दिया हुआ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये कितना दिया हुआ है 235। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया हुआ है आपका 40। सब्सिडीज कितनी दी हुई है आपको 10। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है 25। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज -10, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं भाई साहब आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। जीडीपी एट एमपी, बार बार इस फॉर्मूले को लिखते रहो। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, ये होगा माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहां पे क्या फैक्टर कॉस्ट है ना, लेस ऑफ डेप्रिसिएशन लेस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एट एमपी से इसको माइनस करेंगे, किसको, डेप्रिसिएशन को, फिर किसको माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल गिव यू व्हाट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपका एनएनपी एट factor cost will be equal to GDP at market price, GDP at market price minus depreciation minus net factor income from abroad minus net indirect taxes, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो GDP at MP यहाँ पे कितना दिया हुआ देखो 235 माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, मतलब इन सबको ऐड कर दो, देखो इसको ऐड कर दो, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 25 हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हो गया आपका -10। तो आपका भाई साहब अगर हम इसको करते हैं 235 माइनस 40, ठीक है, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या हो जाएगा भाई साहब -10, ठीक है, माइनस प्लस -10 होगा, मतलब -10 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी प्लस -10 -25 प्लस 10। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया आपका 25 और आपका यहाँ पे 10 क्या है, सब्सिडीज है। आपने देखा अभी
इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब आपका टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्सेस कितने हैं 25 और सब्सिडीज कितनी है 10, तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा -15। यहाँ पे क्या ऐड करोगे भाई साहब -15, ठीक है वही आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका टोटल 170। कैलकुलेट जीएनपी, तो आपका जीडीपी, देखो जीडीपी आपने क्या कैलकुलेट किया, सॉरी आपका एनएनपी, इसके पहले आपने क्या कैलकुलेट किया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस विल बी इक्वल टू जीडीपी, ठीक है। तो आपने देखा भाई साहब इसका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है क्लियर है। और भी क्लियर, डेप्रीसिएशन को आपने माइनस किया, समझ में आ रहा है। देखो डेप्रीसिएशन यहाँ पे कितना है, डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका हो गया 40, ठीक है, ये हो गया आपका डेप्रीसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब आपने कितनी मशीनरी यूज कर ली, कितनी गाड़ियों को यूज कर लिया, कितने टूल्स यूज कर लिए, तो ये हो गया आपका -40, ठीक है ओके। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भाई साहब कितना है -10, तो 235 -40 -10, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने देखा क्या होता है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना हो जाएगा, नेट आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 25 और सब्सिडीज कितनी मिली हुई है आपको 10, दिस विल बी -15, तो ये हो गया आपका भाई साहब -15, ठीक है। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट ऑल दिस यू आर गोइंग टू गेट 3 + 4 7 7 -1 6 -1 कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे 235 -40 -10 -15, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है कुछ, 5 से 5 या 0 3 4 5 6 13 7 + 6 13 170 ओके, ठीक है, दिस इज बेसिकली 170। जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब दिस विल बी एनडीपी एट एमपी, ठीक है, आपका एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी एनडीपी जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी दिस विल बी इक्वल टू एनडीपी एट एमपी ओके। सो जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी कितना हो जाएगा एनडीपी एट एमपी हो गया ये, ठीक है, एनडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एनडीपी एट एमपी कितना हो गया 300, इनडायरेक्ट टैक्सेस भाई साहब आपके कितने हो गए, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट विल बी, ठीक है, 60 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज 20 हो गया ये, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये हो गया आपका डेप्रीसिएशन, दिस इज बेसिकली डेप्रीसिएशन, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब 300, ठीक है। आपका डेप्रीसिएशन है यहाँ पे कितना -25, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सो दैट विल बी 245। एक फोन करना ही पड़ेगा भाई साहब।